बढ़ते अब आगे। भारत और इंग्लैंड के बीच में एक ज़बरदस्त मैच हुआ और ऐसे में ये मैच जो है एक रोमांचक मोड़ पर पहुंचा है। भारत इंग्लैंड के दोनों की पहली पारी 387 रनों पर समाप्त हुई है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए हैं 2 रन। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 2 रन की बढ़त बनाई है। दोनों टीमों ने अपनी पहली पारी में यहां पर 300 से ज्यादा रन बनाए। केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक भी यहीं से जड़ा है। तो कल का ये मैच बेहद ज़्यादा रोमांचक रहा और ऐसे में दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी मात देती नजर आई और इसी मैच के दौरान केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक भी जड़ा है। 387 रनों पर समाप्त हुआ है मैच। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 2 रन की बढ़त बनाई है। दोनों टीमों ने अपनी पहली पारी में 387 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का ये 10वां शतक भी यहां पर जड़ा है। और वहीं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच तीसरे दिन बढ़त लेने से भारत चूक चुका है। चौथे दिन का खेल दोपहर 3:30 बजे से शुरू होने वाला है। इंग्लैंड की दूसरी पारी में 2 रन की बढ़त देखी गई। पहली पारी में इंग्लैंड के बराबर ही 387 रन बनाए थे। अब गेंदबाजों पर जिम्मेदारी होगी। तो अब गेंदबाजों पर पूरी जिम्मेदारी है। कैसे ये मैच आगे का रहने वाला है, अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी का रुख करेंगे। मनोज जी, कल का मैच जो है वो दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। किस तरीके से आप बताएंगे कल के मैच को, कहां पर खामियां आपने देखी हैं, किस तरीके से यहां पर प्लस पॉइंट आपको दोनों टीमों के नजर आए हैं कल के मैच के दौरान? देखिए, जहां तक खामियों का सवाल है तो 11 रन में 4 विकेट अगर आप खो देते हैं तो अपनी बढ़त को आप गंवा देते हैं। बिल्कुल ये वही स्थिति है जैसे पहले हुआ। भारत की जो गेंदबाजी थी नई गेंद से बहुत शानदार थी और उसके बाद हमने विकेट भी चटकाए, लेकिन उसके बाद हमने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को रन बनाने की एक तरह से छूट दे दी और उनके जो ब्रेंडन कार्स जैसे खिलाड़ी जो कि लोअर ऑर्डर के पुछल्ला बल्लेबाज हैं, 9वें नंबर के बल्लेबाज हैं, वो हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए। और वो जो 70-80 रन की जो 80 रन की जो लीड थी वो भारत के लिए बहुत आत्मघाती साबित हुई। यानी उनका लोअर ऑर्डर चला, आपका लोअर ऑर्डर नहीं चला और आपने 11 रन में 4 विकेट खो दिए। ये दूसरी बड़ी भारत की समस्या थी। अगर पॉजिटिव्स देखें, अगर जैसा कि आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, पॉजिटिव यही है जी कि भारत के जो दोनों बल्लेबाज हैं, केएल राहुल का जो जबरदस्त टेम्परामेंट दिखाई दिया, लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरी सेंचुरी बनाना बैक टू बैक, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने भारत को जीत दिलाई थी लॉर्ड्स के मैदान पर जब 2021 का दौरा हुआ था। और उसके बाद अब जो है उन्होंने ऋषभ पंत, जो कि बिल्कुल उनसे विपरीत सोच वाले खिलाड़ी हैं, उनका एग्रेशन और इनका टेम्परामेंट दोनों ने मिलकर भारत की बल्ले बल्ले की उस वक्त 141 रन की पार्टनरशिप की। ठीक उसी तरह जैसे लीड्स के मैदान पर इन दोनों ने 190 के आसपास की, 200 के आसपास की जो एक पार्टनरशिप की थी और भारत को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया था। तो अब जिम्मेदारी तो भाई बाकी बल्लेबाजों की भी है। और अब क्योंकि अब बहुत कुछ, मैं कहूंगा स्कोर बेशक बराबर है दोनों टीमों का, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन पलड़ा इंग्लैंड का भारी है क्योंकि 60% मैच उनके पक्ष में है, 40% इनके भारत के पक्ष में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चौथी पारी भारत को खेलनी है और इसी मैदान पर जो है लॉर्ड्स के मैदान पर अब स्थितियां ये हैं कि रन बनाना इतना आसान नहीं है। चौथी पारी बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ अगर आपके पास 50-60 रन की लीड होती तो अंग्रेज अगर 250 रन भी बनाते इस पारी में, तीसरी पारी में, यानी उनकी दूसरी पारी और कुल मिलाकर तीसरी पारी में, तो भी वो 50 रन की बढ़त से आप उसको 200 रन का टारगेट करते जो बहुत चेजेबल था। लेकिन 250 प्लस का टारगेट यहां बड़ा मुश्किल है। स्पिनर्स की भूमिका बहुत अहम होने वाली है क्योंकि जिस तरह से जो रूट को पिच पर काफी मदद मिली है स्पिनर के तौर पर, तो मैं समझता हूं कि भारतीय स्पिनर्स भी इसका निश्चित तौर पर फायदा उठाएंगे और हमारे पास तो दो स्पिनर्स हैं। बिल्कुल। इसी के साथ मनोज जी, अगर बात की जाए तो आज के मैच पे क्या आपको नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों पर आज पूरी तरीके से जिम्मेदारी रहने वाली है, लेकिन साथ ही क्या इसको लेकर कोई रणनीति बदलती नजर आएगी? क्योंकि कल के मैच में देखा जा चुका है, उसके बाद आज के मैच में कुछ नई चीजें अगर देखी जाए, कोई रणनीति बदली जाए, या फिर आपको लगे कि कुछ ऐसा करना चाहिए बदलाव जिसके बाद बेहतरीन पारी खेली जा सकती है, कोई बदलाव जो आपके जहन में हो? आपके सवाल का दूसरा हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक है, और मैं उसी पर ही आना चाहूंगा क्योंकि जो नर्सरी एंड है और एक तरफ पवेलियन एंड है। नर्सरी एंड से जब बॉलिंग की जाती है तो वहां पर काफी मदद मिली है। WTC के फाइनल में भी हमने देखा, यहां भी हम देख रहे हैं कि यहां भी नर्सरी एंड से तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल रही है। तो बेहतर तो यही होगा, आदर्श स्थिति यह है कि आप वहां से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आक्रमण पर लगाएं
और दूसरे छोर पर आप जो पवेलियन एंड है वहां से अपने स्पिनर्स को लगाएं। तो एक तरफ से तेज गेंदबाजी आक्रमण, एक तरफ से स्पिन गेंदबाजी आक्रमण, ये भारत के लिए जो है बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, अंग्रेजों की नाक में दम कर सकता है। और अंग्रेजों ने कल जो हरकत की है, मैं कहूंगा कि बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि आप बुमराह का इतना बड़ा आतंक है आपके ऊपर, इतना बड़ा डर है आपके ऊपर, आप इतना डर है तो आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? आप नकारात्मक चीजों में क्यों उलझते हैं? आपको 3 ओवर कम से कम खेलने थे और आप एक ही ओवर खेल पाए, आप टाइम बर्बाद करने लग गए। ये जो अंग्रेजों की जो मानसिकता है ना, बड़ी नकारात्मक किस्म की मानसिकता है, डरे हुए हैं वो अंदर से, पिछला टेस्ट मैच हार के आए हैं और यहाँ पर जिस तरह से भारत ने उनके स्कोर की बराबरी की है, उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे जो है एक बहुत नकारात्मक खेल खेलने लगे हैं। आपके पास गेंदें नहीं है इस तरह की ढंग की कि वो जो आकार ना खो पाए, या बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। 10 ओवर के बाद ही आपकी गेंदें बदल जाती हैं। मुझे याद है अच्छी तरह, जब इंग्लैंड के यही अंग्रेज लोग जब भारत आए थे, तो एसजी गेंद जो 30 ओवर के बाद या 40 ओवर के बाद जिसने आकार थोड़ा बदला था, उस पर अंग्रेजी मीडिया जो है, ब्रिटिश मीडिया, उसने तूफान मचा दिया था। हाहाकार हो गया था कि भाई हिंदुस्तान में तो जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ गेंदें ही नहीं मिल पाती। अब आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ तो 8 ओवर के बाद ही गेंद की शेप बिगड़ रही है, और आप जो गेंद दूसरी बदलते हो वो भी आप उसमें वो वैसा मूवमेंट ही नहीं होता। आप जो रूट बचाव करें, चाहे वो पुराने कमेंट्री बॉक्स में नासिर हुसैन उनका बचाव करें या माइक एथर्टन उनका बचाव करें, तो ये अंग्रेजों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और क्योंकि भारत उनको अब मुंह तोड़ जवाब देने लगा है, और यही मानसिकता मुझे लगता है उनको गर्त में धकेल रही है। लेकिन एक सच हकीकत हमें स्वीकार करनी होगी कि उनकी टेल हमसे बेहतर है। उन्होंने जो है हमारे 11 रन में 4 विकेट उखाड़े हैं लोअर ऑर्डर के, तो उससे जो हमें लाभ की स्थिति मिलनी चाहिए थी, जो ऋषभ पंत ने और केएल राहुल ने जो जमकर बल्लेबाजी की है, उसका हम फायदा नहीं उठा पाए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैच 60% अभी भी अंग्रेजों के पक्ष में है, 40% भारत के पक्ष में है, क्योंकि चौथी पारी हमें खेलनी है। तो अब यहां से हमारे स्पिनर्स का रोल बहुत अहम होने वाला है यहाँ पर लॉर्ड, क्योंकि यहाँ हैवी रोलर का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ दरारें होंगी, उन दरारों का फायदा उठा सकते हैं, रफ पैचेस का फायदा उठा सकते हैं हमारे स्पिनर्स। तो उनको जितनी जल्दी हो, जल्दी से जल्दी आप उनको उखाड़ें, उनको आउट करें, ताकि लक्ष्य हमें 250 से ऊपर का ना मिले। अगर 250 से ऊपर का लक्ष्य मिला, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है भारत के लिए। अगर अंदाजा एक लगाया जाए, अनुमान एक लगाया जाए मनोज जी, तो ऐसा कौन सा गेंदबाज होगा जिसका सिक्का चल सकता है पिच पर, और इसी के साथ रनों को लेकर एक अंदाजा लगाया जाए तो क्या टारगेट मिल सकता है? देखिए जी, एक तो रविंद्र जडेजा जो रफ पैचेस हैं उसका फायदा उठाएं, जैसा कि उन्होंने पिछले टेस्ट में जो बेन स्टोक्स के खिलाफ उन्होंने उठाया था रफ पैच का। वो बात दूसरी कि बेन डकेट ने लगातार रिवर्स स्वीप मार मारकर जो है 36 रन बटोर लिए थे उनके सामने। तो उससे थोड़ा सा बचना होगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी पर अपना फिर से विचार करना होगा। एक रविंद्र जडेजा और दूसरे जसप्रीत बुमराह का तो आतंक हमेशा रहता ही है उनके ऊपर, लेकिन दोनों प्लेयर नर्सरी एंड से या पवेलियन एंड से दिन भर बॉलिंग नहीं कर सकते। आपको एक तीसरा बॉलर या चौथा बॉलर भी चाहिए जो इफेक्टिव बॉलिंग कर सके, और वही कुछ आकाशदीप और ठीक है। बिल्कुल आज के मैच का इंतजार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी। देखना होगा कि क्या कुछ आज पिच पर देखने को मिलता है।